हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर। तो बहुत सारे कमेंट्स मुझको आए, तो उसके अंदर इंटरनेशनल रिलेशन के एग्ज़ाम जो थर्ड ईयर में यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली कंडक्ट करवाता है फॉर सोल स्टूडेंट्स, एंड रेगुलर में ये सेकेंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर में होता है। तो आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल रिलेशन, जिसको अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहते हैं। तो इसका जो पहला टॉपिक है बहुत ही टफ है, और ये वीडियो भी बहुत लंबी होगी, क्योंकि ये टॉपिक को कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे मैं आगे आपको स्लाइड्स में दिखाऊंगा कि इस टॉपिक को क्यों इतना इम्पोर्टेंस रखा जाता है। इसके अंदर हम क्वेश्चन पेपर्स के बारे में देखेंगे, उनके आंसर्स के बारे में देखेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्योरीज के देखेंगे, और उनकी एवरेज रेशियो कितने आने के चांसेस है उनके बारे में बात करेंगे। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं जो इस तरीके से है। तो पहली थ्योरी में हम देखेंगे यथार्थवाद क्या है, और हांस मॉर्गनथाउ कौन थे, उनने यथार्थवाद के बारे में क्या किया। तो ये ताऊ जी हैं, जो इन ताऊ जी के बारे में पढ़ेंगे। फिर यथार्थवाद से हम होते हुए नव यथार्थवाद केंट के पास जाएंगे, केंट के बारे में पढ़ेंगे। नव यथार्थवाद क्या है, उसने क्या सिद्धांत दिए, किस प्रकार से यथार्थवाद और नव यथार्थवाद दोनों में डिफरेंस है। उसके बाद हम पढ़ेंगे उदारवाद। उदारवाद क्या होता है, जिसको इंग्लिश में लिबरल कहते हैं, लिबरलिज्म कहते हैं, उस तरीके से। फिर नव उदारवाद क्या होता है वो पढ़ेंगे। तो नव उदारवाद क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे वैश्विक सिद्धांत प्रणाली है, जो वैश्विक प्रणाली वर्ल्ड सिस्टम ऑफ थ्योरी है, जिसमें एक विश्व के सिद्धांता का बहुलता के बारे में बताया गया है। वन पार्टी इन अ स्टेट इन अ कंट्री इन अ होल वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड के बारे में है। फिर हम देखेंगे अंतर्राज्यीय संरचना, इंटर स्टेट, द सिस्टम ऑफ इंटर स्टेट, उसके बारे में देखेंगे। उसके बारे के बाद हम देखेंगे निर्भरता का सिद्धांत। निर्भरता का सिद्धांत जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर जो हम आगे देखेंगे, किस तरीके से क्वेश्चन घूम के ट्रिकी आता है, और किस तरीके से कौन कौन से टॉपिक पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अब हम फर्स्ट देखते हैं क्वेश्चन पेपर। तो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर जो है, तो वो पहला क्वेश्चन इस टाइप से है, मैंने स्क्रीनशॉट लेके दे रखा है। तो एक्सप्लेन द मॉर्गनथाउ थ्योरी ऑफ रियलिज्म विद द फोकस ऑन नेशनल इंटरेस्ट एंड पावर। राष्ट्रीय हित या शक्ति पर केंद्रित करते हुए हांस मॉर्गनथाउ के यथार्थवाद के सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। पहला क्वेश्चन ये है यथार्थवाद का, हांस मॉर्गनथाउ का। दूसरा क्वेश्चन है इलेबोरेट ऑन एंड्रे गूडर फ्रैंक डिपेंडेंसी थ्योरी। एंड्रे गूटर फ्रांक एंड्रे गूडर फ्रैंक के निर्भरता सिद्धांत के विस्तार में बताइए। निर्भरता के बारे में जो हम लास्ट तक जाके वहां पर पढ़ेंगे। तो दो क्वेश्चन ये हो गए, और एक ही साल में लास्ट साल के अंदर इसके ऊपर इसी टॉपिक, मतलब इस वीडियो के जितने भी टॉपिक्स हैं उसमें से 3 क्वेश्चन आए थे। मतलब एक एवरेज स्टूडेंट जिसको सिर्फ पास होना है, तो वो ये वीडियो पूरी देखेगा तो आराम से पास हो जाएगा। तो ये लास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं। तो हांस जे मॉर्थन के यथार्थवाद सिद्धांत की आलोचना समीक्षा कीजिए। आलोचना समीक्षा करनी है। क्रिटिकली एवेल्युएट द क्लासिकल रियलिज्म फॉर हांस मॉर्गनथाउ। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द न्यू रियलिज्म। एक्सप्लेन द कॉम्प्लेक्स इंडिपेंडेंस थ्योरी बाय रॉबर्ट ओ किहुई एंड जोसेफ। नवोदारवाद से आप क्या समझते हैं। रॉबर्ट और कोहेन और जोसेफ नया द्वारा के द्वारा प्रतिपादित परस्पर निर्भरता। निर्भरता का पिछली बार भी एक क्वेश्चन देख सकते हैं आप, नीचे आया है, और इस साल भी आया। मतलब निर्भरता और हांस मॉर्गनथाउ आने ही आने हैं, ये कंप्लीट कंफर्म है। तो थर्ड क्वेश्चन है एग्जामिन द मेन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी। वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी मैंने ज्वाइन किया है इसके अंदर, क्योंकि मेरे को लगता है कि ये आ सकता है। तो विश्व व्यवस्था संस्था के सिद्धांत के मुख्य बिंदु का परीक्षण कीजिए। तो ये हमारे क्वेश्चन थे। इस तरीके से मैंने एक ये पीपीटी बनाई है, एक स्लाइड बनाई है। तो हांस मॉर्गनथाउ पे क्वेश्चन आ रखा, तो मैंने इसको क्वेश्चन मार्क से इंडेंट किया है। नव उदारवाद के ऊपर एक क्वेश्चन है, तो उसको नव उदारवाद के ऊपर क्वेश्चन है वो कर लिया। नव यथार्थवाद के ऊपर क्वेश्चन है, उसको इंडेंट कर लिया। वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी के ऊपर एक क्वेश्चन है, वो कर लिया। और निर्भरता का सिद्धांत है, उस पर कर लिया। तो ये टोटल वीडियो है, जो इसमें 7 टॉपिक्स के ऊपर बात करी गई है। 7 में से 5 पर ऑलरेडी क्वेश्चन आ रखे हैं, तो समझ सकते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट वीडियो है, होने वाली है ये। तो पहले पढ़ते हैं हम यथार्थवाद। तो यथार्थवाद का मतलब क्या है।
अंतरराष्ट्रीय संबंधों के शिक्षण की शुरुआत के बाद से ही अंतरराष्ट्रीय संबंधों का प्रमुख सिद्धांत रहा है। यथार्थवाद का मतलब ये होता है पृथकवाद, अलग रहना, सबसे अलग होना, यथार्थ हो जाना, इस टाइप से। तो सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय संबंधों के शिक्षण की शुरुआत के बाद से ही, जब इंटरनेशनल थ्योरीज के बारे में स्टडी करने लग गए से बाद से ही अंतरराष्ट्रीय संबंधों का प्रमुख सिद्धांत रहा है। मतलब ये क्लासिकल रियलिज्म है, इसको सबसे पहले प्रोत्साहन दिया। जब भी हम अंतरराष्ट्रीय संबंध के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम यथार्थवाद के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा, हम ये प्राचीनतम परंपरागत दृष्टिकोण पर भरोसा करने का दावा करता है। ये ट्रेडिशनल एस्पेक्ट में बात करता है। ट्रेडिशनल स्टेट बोले, जहाँ स्टेट का मतलब यहाँ पर सरकार, राज्य, किसी देश से है, तो स्टेट के बारे में यहाँ पर बात करता है, जिसमें थ्यूसिडाई, मैकावेली और हॉब्स जैसे लेखक शामिल हैं। इस विचारधारा को प्रोत्साहन करने के लिए मैकावेली और हॉब्स जैसे प्रमुख लेखक इसके अंदर सम्मिलित हैं। आदर्शवाद की सोच के खिलाफ एक प्रक्रिया के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। आदर्शवाद, जिसको आधुनिकतावाद भी कहा जाता है, जिसको हम आगे स्लाइड्स में देखेंगे, उसकी यह आलोचना करता है। क्यों करता है वो हम जब आदर्शवाद पढ़ेंगे तो उसके बारे में और अच्छे से जानते हैं, क्योंकि आदर्शवाद में न्यू टेक्नोलॉजी सब पे बात करता है, परंतु यह पुराने ट्रेडिशनल बातों पर बात करता है। यथार्थवाद के विचारों में विभिन्न किस्में होती हैं। विभिन्न किस्में हैं, ये 3 टाइप की किस्में हैं। राज्य नियंत्रणवाद, अस्तित्व, स्वयं सहायता, राज्य पे नियंत्रण रहे, अस्तित्व बना रहे और स्वयं सहायता, सेल्फ इंडिपेंडेंस बनने के लिए, सेल्फ रिलायंस बनने के लिए। तो ये यथार्थवाद थे। तो एक क्वेश्चन आता रहता है, बहुत टाइम से ही आ रहा है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है इंटरनेशनल रिलेशन में। जब आप कोई पढ़ रहा है, स्टडी कर रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यथार्थवाद है जो, उसके बारे में 6 प्रिंसिपल्स दे रखे हैं, जो हांस मॉर्गनथाउ के हैं। मॉर्गनथाउ के ये 6 प्रिंसिपल्स हैं। तो इन 6 प्रिंसिपल्स को पढ़ना बहुत ही जरूरी है। बिना इन 6 प्रिंसिपल को पढ़े कुछ नहीं किया जा सकता है, यथार्थवाद को समझा नहीं जा सकता है। तो यथार्थवाद को समझने के लिए ये 6 प्रिंसिपल हैं। मुझे लिखा नहीं जा सकता था कितना सारा, तो मैंने इसका स्क्रीनशॉट बुक से निकाल के यहाँ पर रखा है। तो पहले के अंदर बात करी गई है, राजनीतिक वस्तु नियमों से संचालित होती है। तो फर्स्ट है राजनीति का है, जो पहला पॉइंट है या पहला सिद्धांत है, राजनीति पर प्रभाव डालने वाले सभी नियमों की जड़ें मानव प्रकृति में होती है। द पॉलिटिक्स इन द गवर्नड बाय द ऑब्जेक्टिव लॉ व्हिच हैव देयर रूट इन द ह्यूमन नेचर। ह्यूमन नेचर के अंदर सारी राजनीति ढली होती है। तो राजनीति वस्तु नियमों से संचालित होती है जिनकी जड़ें मानव संभव से, यह नियम समय के साथ बदलते नहीं है और मानवीय पसंद से अप्रभावी रहते हैं। समय के साथ ये नियम नहीं बदलते हैं। राजनीति और अंतरराष्ट्रीय संबंध के तर्कसंगत सिद्धांत इन्हीं नियमों पर आधारित है। तो हांस मॉर्गनथाउ पर पहले ह्यूमन नेचर के ऊपर बताया गया है कि सारे नियम ह्यूमन नेचर के ऊपर बने हुए हैं। ऐसे किसी भी सिद्धांत को इस तरह से वस्तुगत नियमों का प्रतिबंधन करना चाहिए। ऐसे किसी भी सिद्धांत को इस तरह के वस्तुगत नियमों का प्रतिबंध करना चाहिए। इसका अनुसरण करने से एक और सच्चाई तथा तथ्य तथा दूसरी ओर मत के बीच विभेद करना संभव हो जाता है। ह्यूमन नेचर के ऊपर डेवलप मानव की प्रकृति है कि वो शक, सोच, समझ और तर्क बुद्धि का इस्तेमाल करके बात कर सकता है। यह नियम हमें तर्कसंगत राजनीतिक व्यवहार का अनुमान करने में सुनिश्चित और भरोसा प्रदान करता है। यह नियम हमें तर्कसंगत राजनीतिक व्यवहार का अनुमान करने में, बोले तो आइडियोलॉजिकल थॉट्स बनाने में मदद करता है। तो पहले सिद्धांत में यही सब कहा गया है। तो पहला सिद्धांत हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें क्या कहा, ह्यूमन नेचर के ऊपर बात करी गई, थॉट्स के ऊपर बात करी गई और तर्क, विचार, मत के ऊपर बात करी गई। तो अब दूसरे में देखते हैं, दूसरे में क्या है। तो राष्ट्र हित को शक्ति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। राष्ट्र हित को शक्ति के ऊपर, इन द पावर प्रेजेंस इन स्टेट के ऊपर बोल सकते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति को समझने का मुख्य आधार शक्ति के संदर्भ में परिभाषित हितों की अवधारणा को समझना है। शक्ति के संबंधों में परिभाषित हितों की अवधारणा को समझना है। इस धारणा का संदर्भ हमें राजनीति को क्रिया की एक स्वायत्त परिधि के तौर पर देखने को में समक्ष बनता है।
इस धारणा का संदर्भ हमें राजनीति की क्रिया को एक स्वायत्ता सेल्फ रिलायंस टाइप स्वायत्ता टाइप को समझना है। यह परिपेक्ष व बौद्धिक अनुशासन लागू करता है, आइडियोलॉजिकल थॉट्स या एथिकल मोरालिटी पर बात करता है। राजनीति की विषय वस्तु में तर्कसंगत व्यवस्था को कार्यान्वय करता है। राजनीति की विषय वस्तु में तर्कसंगत बोले तो जो फर्स्ट से उसी का सेकंड कॉन्सेप्ट है, ये तर्क व्यवस्था को लाने का बहुत समर्थन करता है। राजनीति की सिद्धांत समक्ष को संभव बनाता है। सैद्धांतिक समक्ष मतलब थियोरेटिकल वर्क किए जाते हैं, रिटन एंड राइटन वर्क्स ज्यादा होते हैं। राजनीतिज्ञों के आलसी व्यवहार को उजागर करती है। शक्ति के संदर्भ में परिभाषित हितों की धारणा राजनीतिज्ञों के आलसी व्यवहार को उजागर करती है और राज्य की विदेशी नीति के निर्धारण के बारे में प्रचलित दो गलतफहमियां हमारे बचाव करती है। ये थ्योरी हमें जो हमारी आईआर पॉलिसी होती है, विदेशी निवेश और नीति पॉलिसी होती है, उसके बारे में जो गलतफहमियां है वो स्पष्ट है। राजनेता के उद्देश्य और उनकी वैचारिक प्राथमिकता। जब राजनेता अपनी नीतियों का वैचारिक या सैद्धांतिक सलभ लोकतंत्र की रक्षा इत्यादि में ढले तो उन्हें निश्चित रूप से क्या वांछनीय है और वास्तव में क्या संभव है के बीच अंतर करना पड़ता है। तो ऐसा होता है कि डेमोक्रेसी में वो स्टेट के पर्सन्स के ऊपर ज़्यादा बात नहीं करेगा, वो होल ऑफ इंडिया या होल ऑफ स्टेट के बारे में ज़्यादा फोकस करेगा। तो विदेशी नीतियों के निर्धारण में नैतिक या नीतिगत संघर्ष, चीजों, पक्षपात, राजनीतिक दर्शन या व्यक्तिगत पसंद का कोई स्थान नहीं है। व्यक्तिगत पसंद का इसके अंदर कोई स्थान नहीं है, क्योंकि सभी कार्य राज्य की प्रासंगिकता बोले तो रेलेवेंस शक्ति के बाधक होते हैं। राष्ट्रीय हित जो कि राजनीतिकों का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए, इस प्रकार से ये एक मार्ग लक्ष्य होना चाहिए। तीसरे जो स्लाइड्स में हम देखते हैं तो तीसरा प्रिंसिपल है इसका, तो वो है राष्ट्रीय हित का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है। पहले हमने पढ़ा तर्क क्या होता है, तर्क के बाद वो राष्ट्रीय हित के ऊपर, अब ये कह रहा है कि राष्ट्रीय हित का कोई अपना फिक्स डिजाइन या डिटरमिनेशन नहीं होता है। तो राज्य की शक्ति के रूप में प्राकृतिक समय, स्थान और संदर्भ के आधार पर बदलती है। जैसे जैसे उसकी जरूरत होगी उस हिसाब से वो बदलती है, लेकिन हित की अवधारणा उसे रूप में बनी रहती है। मतलब उसका इंटरेस्ट उसी रूप में बना रहता है, मगर उसके जैसे होता है कि स्टडी करने के वेज अलग है मगर एग्जाम पास करना ही एक ही है। उस तरीके से इंटरेस्ट सेम है मगर वेज अलग अलग है उसको पाने के। राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक माहौल वृहद स्तर पर किसी चीज की शक्ति के रूप में निर्धारित करेगा। राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक माहौल बनाने के लिए के बारे में बात करता है। शक्ति के जिस भी रूप का चयन राज्य करता है उसे समय के साथ परिवर्तन वैसे ही आता है जैसे मानव संबंध से जुड़ी शक्ति। मतलब जिस प्रकार से राज्य में परिवर्तन करता है उस प्रकार से मानव के संबंधों से जुड़ी भी शक्ति इस प्रकार से उसमें बदलाव करती है। इसके अतिरिक्त यथार्थवाद को हित और राष्ट्रीय राज्य के बीच की किसी स्थिति संबंध की धारणा से नहीं जुड़े रहना चाहिए। उसको यथार्थवादियों को हित और राष्ट्र के बीच किसी स्थायी संबंध पर, मतलब ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ एक ही पॉलिसी को फॉलो करे, अलग अलग पॉलिसीज उसके इम्प्लीमेंटेशन अलग अलग होने चाहिए। तो इस प्रकार से ये अलग अलग हो सकती हैं। इसकी कोई वजह नहीं है कि राजनीतिक विश्व का एक राष्ट्र में वर्तमान विभाजन भविष्य में बड़ी इकाइयों राज्यों में परिवर्तन होगा। इनकी प्राकृतिक समकालीन विश्व की बौद्धिक क्षमता और नैतिक आवश्यकताओं में निर्धारित होंगी। बौद्धिक क्षमता, आइडियोलॉजिकल थॉट्स, उस पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज या इंटेलेक्चुअल माइंड के ऊपर बात ज्यादा करी गई है। ये थर्ड हो गया। फोर्थ में हालिया राज्य के व्यवहार में निश्चित रूप से नैतिक और नीतिगत आशय होगी। नीतिगत मोरल एथिक्स के बारे में बात करी जाएगी। राजनीतिक व्यवहार का मूल्यांकन राजनीतिक परिणाम के आधार पर किया जाता है। नैतिक क्रिया और राजनीतिक क्रियाओं की व्यवहारिक आवश्यकता के बीच एक खिंचाव रहता है। नैतिक क्रिया और राजनीतिक क्रियाओं के बीच में बोले तो एक नेशंस के लिए एक नेशन आइडियोलॉजी या नेशन थॉट या एक पर्सन या मानव का जो विचार और राज्य का विचार के दोनों के बीच में मतभेद रहते हैं। ये चौथी में कहा। पांचवी में उसने कहा कि परंतु विदेशी निर्वाह को उचित ठहराने के लिए नैतिक भाषा का इस्तेमाल सुविधा है, औचित्य और राज्य के राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। इसका राजनीतिक इरादा को लेकर कोई गलत अर्थ नहीं निकालना चाहिए।
राजनीतिक इरादा सत्ता के संदर्भ में परिभाषित हितों से बाध्य है। राष्ट्रीय राज्य जब इन सर्वोपरि सिद्धांत की घोषणा करता है तो केवल अपने विषय राष्ट्र और सांस्कृतिक हित को विश्व पर लादने की कोशिश करता है। हित एक स्थायी मानक है जिनके आधार पर निश्चित रूप से राजनीतिक कार्यों का आकलन और निर्देशित किया जाता है। मतलब ये है कि अपने मॉरल एथिक्स को वो अपने सर्वजनिटी पावर वर्चस्व पैदा करने के लिए करता है, वो अपने समाज में इसका पावर वर्चस्व पैदा करने के लिए करता है। ये हो गया। तो अगला है बौद्धिक रूप से राजनीतिक परिधि। तो बौद्धिक रूप से राजनीतिक परिधि मानव से जुड़े प्रत्येक अन्य दरों से स्वतंत्र होती है, चाहे वह कानून की, नैतिक हो या आर्थिक। यह हमें राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य और बौद्धिक परीक्षण के अन्य क्षेत्रों से विश्लेषित रूप में अलग देखने में समीक्षा बनाती है, जिसमें राज्य के व्यवहार के विश्लेषण और मूल्यांकन के लिए सोचने और मूल्यांकन करने के इसके अपने मानक होते हैं। हितों को शक्ति के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है, मतलब हितों को शक्ति के संदर्भ में बोला जाता है और कुछ नहीं। तो ये वीडियो वैसे भी बहुत लंबी होएगी, सोच रहा हूँ इसके 2 पार्ट कर लेता हूँ। 30-30 मिनट के 2 पार्ट हो जाते हैं, ठीक है चलो। तो हांस मॉर्गनथाउ क्या था उनके बारे में अभी हमने पढ़ लिया। हांस मॉर्गनथाउ के 6 प्रिंसिपल्स पढ़ लिए। तो हमारे पहला रेड टिक हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन हमारा नव यथार्थवाद और कहा है जो केंट वेजली ने दिया। तो नव यथार्थवाद और वेजली, नव यथार्थवाद राजनीति का एक स्वायत्त क्षेत्र नहीं है। यहाँ पर एक जैसे जिस प्रकार से यथार्थवाद में स्वायत्त क्षेत्र था, ये स्वायत्त क्षेत्र नहीं है। नव यथार्थवाद अर्थव्यवस्था और संस्कृति को परिभाषित करने में विश्वास नहीं रखता। यह अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक परिभाषा की बात नहीं करता है। नव यथार्थवाद चरित्र में पूरी तरह अराजक है, मतलब ये अराजक राष्ट्र में अराजकता या चरित्र रूप से ये लड़ाई धमकी टाइप का विचारधारक है। यह यथार्थ के विपरीत पद अनुक्रमित नहीं है। अंतर्राज्यीय संबंधों में संघर्ष की प्रकृति को स्पष्ट करने के लिए नव यथार्थवाद एक अलग दृष्टिकोण लेता है। यह मानता है कि अंतर्राज्यीय संघर्ष केंद्रीय प्राधिकरण की अनुपस्थिति में निहित है। केंद्रीय प्राधिकरण की बोले तो अनुपस्थिति में निहित है। जब राजनीतियों के इस्तेमाल की बात आती है, हालांकि नव यथार्थवाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में संघर्ष के दृष्टिकोण की राजनीति को परिभाषित करने में विश्वास रखता है। मतलब संघर्ष, फाइट, लड़ना, मारना पीटने के बारे में ज्यादा सोचता है। यह दृष्टिकोण अधिक सुरक्षा की ओर ज्यादा है। जिस प्रकार से वो राजनीति के ऊपर पिछला हांस मॉर्गनथाउ कहते थे वो राजनीति के ऊपर जाता तो ये सुरक्षा के ऊपर जाता। तो अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि यथार्थवाद और नव यथार्थवाद दोनों के बीच में क्या अंतर है। तो यथार्थवाद और नव यथार्थवाद का मानना है कि संघर्ष परिभाषा के आधार पर देखते हैं। यथार्थवाद का मानना है कि संघर्ष उत्पन्न होता है क्योंकि राज्य स्वयं रुचि रखते हैं और बिजली की मांग इकाइयां हैं क्योंकि इसे स्वयं के लिए रुचि रखते हैं और अपरिवर्तित है। मतलब राज्य संघर्ष उत्पन्न होता है क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट्स है, यहाँ पर अलग अलग प्रकार की संस्थाएं हैं। उस प्रकार से नव यथार्थवाद कहते हैं, नव यथार्थवाद का मानना है कि अराजकता के कारण संघर्ष उत्पन्न होता है। वो यहाँ पर वो कहते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट्स एंड स्टेट है, यहाँ पर कहते हैं लड़ने के कारण संघर्ष उत्पन्न होता है क्योंकि कोई केंद्रीय प्राधिकरण नहीं है, कोई सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है जो राज्य के स्वयं की मदद करने की शक्ति तलाशने का प्रयास किया है। इसमें मतलब ये है कि कोई मतलब राज्य खुद ही अपने बारे में परिस्थितियां उसको प्रयास करने का प्रयास करता है। यथार्थवाद मानव स्वभाव पर इसकी रुचि को केंद्रित करता है। यथार्थवाद जो है, जो हांस मॉर्गनथाउ जी हैं, वो थाउ जी कहते हैं कि मानव रुचि पे। नव यथार्थवाद कहता है कि संरचना पर अपनी रेखांक केंद्रित करता है, संरचना डेवलपमेंट एंड इस टाइप पर वो केंद्रित करता है। यथार्थवाद सत्ता में दिलचस्पी रखता है, वो पावर में। नव यथार्थवाद सुरक्षा में, वो पॉलिटिकल में देखता है और ये पावर एंड आर्मी सेक्शन में, सुरक्षा में देखता है। रणनीतिक रूप से देखें तो वास्तविक अंतरराष्ट्रीय संबंधों में संघर्ष के दृष्टिकोण के लिए रणनीति के कार्यान्वयन में विश्वास करती है। हालांकि
नव यथार्थवाद अंतरराष्ट्रीय संबंधों में संघर्ष के दृष्टिकोण की राजनीति की परिभाषा करने में विश्वास रखती है। यह दृष्टिकोण सुरक्षा की दिशा में और अधिक इच्छुक है। हालांकि जब नव यथार्थवाद अंतरराष्ट्रीय संबंधों में संघर्ष के दृष्टिकोण की रणनीति को मतलब वो संघर्ष करने की उस पर लगा रहता है नव यथार्थवाद, और वास्तविक अंतरराष्ट्रीय संघर्ष के दृष्टिकोण के लिए रणनीतियों के कार्यान्वयन में विश्वास रखती है। वो जब होगा तब करने पे विश्वास करती है, और नव जब होने लगा तब उस पर विश्वास करने लगती है। यथार्थवाद में क्योंकि शक्ति परस्पर है, पावर सबसे पहले है, परस्पर अधिक ध्यान दिया जाता है। एक ध्रुवीकृत प्रणाली ध्रुवीकरण की प्रणाली का प्रोकार है। यथार्थवाद के बारे में सबसे ज्यादा बात करते हैं एक ध्रुवीकरण, वन पार्टी इन होल वर्ल्ड में बात करते हैं, जो अमेरिका या एक ध्रुवीकरण के बारे में बात करें। केवल एक महान शक्ति है, इसलिए एक अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में शक्ति को संतुलित करने के लिए अन्य सभी देशों को एक महान शक्ति की शक्तियों के समान एक साथ आना होगा। मतलब एक वर्ल्ड गवर्नमेंट होगी जिसमें सारे मिलके रहेंगे, वो यथार्थवाद है। नव यथार्थवाद में नव यथार्थवादियों के अनुसार बाइपोलर प्रणाली सबसे स्थिर प्रणाली है। ध्रुवीकरण प्रणाली में दो महान शक्तियों के बारे में बात करता है। अंतरराष्ट्रीय शक्ति संतुलन है। उत्परित्व प्रणाली, हालांकि यथार्थवाद और नव यथार्थवाद दोनों की बात की जाती है, यह एक बहुत ही अनुकूल विषय नहीं है। ऐसे इसलिए है कि क्योंकि इसका मतलब है कि दो महान शक्तियां हैं। ऐसी स्थिति में संतुलन शक्ति एक बड़ी समस्या हो सकती है। संतुलन शक्ति बात वो है कि जब वन पार्टी हो, जो इन ग्लोबल लेवल पे वन पार्टी सिस्टम हो, जो यथार्थवाद कहता है, मल्टी पार्टी सिस्टम या टू पार्टी सिस्टम हो, वो नव यथार्थवाद कहता है। तो ये इसके बारे में था। तो यथार्थवाद क्या है, नव यथार्थवाद क्या है, इसके बारे में हमने देख लिया। तो अब पढ़ेंगे हम उदारवाद क्या है। अब हमारे टॉपिक थोड़े जल्दी जल्दी होंगे। तो उदारवाद क्या है? आदर्शवाद या कल्पनावाद, इसको उदारवाद कहते हैं, जो खुद को यथार्थवाद की आलोचना के रूप में देखता है। जिससे पहले भी बता दें, ये यथार्थवाद की आलोचना के रूप में देखता है। यह मानता है कि एक राज्य को अपने विदेशी नीतियों का लक्ष्य निर्धारण करने के लिए इसे अपने आंतरिक राजनीतिक दृश्य में अपनाना चाहिए, इंटरनल सिक्योरिटी अपनानी चाहिए। अगर उसको विदेशी नीति निभानी है तो वो अपने इंटरनल स्ट्रक्चर को बहुत अच्छा डेवलप करे, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संस्था निर्माताओं के बीच पैदा हुई। विभिन्न टाइप्स ऑफ एनजीओ टाइप्स की जो संस्था या विश्व स्तर पर जो गुट बन रहे थे, उनके बीच में ये देखिए। उदारवाद यह भी मानते हैं कि राज्य के बीच संपर्क राजनीतिक अथवा सुरक्षा के मामले तक ही नहीं, जबकि इसमें आर्थिक अथवा सांस्कृतिक मामले के लिए भी आपस में संपर्क होता। मतलब राजनीतिक रूप से तो होना ही चाहिए, साथ में आर्थिक और सांस्कृतिक मामलों में भी इसमें इंटरफेयर होना चाहिए। एक अराजक अंतरराष्ट्रीय प्रणाली के बावजूद सहयोग और सत्ता के व्यापक विचार के लिए बहुत से अवसर विद्यमान हैं। तो अंतरराष्ट्रीय अराजकता किससे बचने के लिए इसमें अलग प्रकार से ये दे रखे हैं, क्योंकि अगर हम राजनीति के अंदर ज्यादा कांस्टेंट रह के उस पर बात करेंगे तो हमारा सोशल इकोनॉमिक पिछड़ जाएगा, हमारा समाज, हमारी सोसाइटी बैकवर्ड होती चली जाएगी, और विदेशी निवेश पे भी बल देता है ये। तो हमने बात कर ली थी उदारवाद, ये हमारा लास्ट स्लाइड में ये यहाँ पर खत्म हो गया। अगला है नव उदारवाद। इसके ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन आ रखा है, लास्ट उसमें दिखा दिया था। तो नव उदारवाद एक राजनीतिक आर्थिक और 1930 के दशक में उभरकर दार्शनिक परिवर्तित सिद्धांत के मुख्य सिद्धांत थे। तो ये राजनीतिक और आर्थिक रूप से ही बढ़ता है। आर्थिक संस्थाओं की आर्थिक स्वतंत्रता, उद्यमी पहल का राज्य समर्थन और मुक्त बाजार प्रणाली। इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्थव्यवस्था में संस्थाओं की स्वतंत्रता, लिबर्टी इन दी कंसर इन दी इकोनॉमिकल सेक्शन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड फ्री ट्रेड, प्रतियोगिता, कंपटीशन एंड फ्री ट्रेड के ऊपर बारे में बात करता है। तो ये उसके बारे में बात करता है। बाजार प्रणाली की बुनियादी स्थिति इस सिद्धांत के निजी संपत्ति, उद्यमशील की स्वतंत्रता
और निम्न शुल्क प्रतियोगिता के अस्तित्व को मानती है। तो ये इसके अस्तित्व को मानती है, ये इसके बारे में बात करती है। यह वर्तमान अर्थव्यवस्था के राज्य के विनियमन से इनकार नहीं करती। ये प्रोडक्शन पे बल देती है, उद्योग निजी संपत्ति पे बल देती है, उद्योगशील स्वतंत्रता पे बल देती है, लेकिन इसके क्षेत्रीय नियमों केवल एक स्वतंत्र बाजार और प्रतिस्पर्धा की गारंटी होनी चाहिए। मतलब एक कंपटीशन, मतलब एक मॉडर्न टाइप से आइडियोलॉजिकल देखा जाए तो ये मॉडर्न टाइप से इंडस्ट्रियलाइजेशन, फ्री ट्रेड के ऊपर बात करती है और राज्य की आर्थिक व्यवस्था में सुधार करने के ऊपर बात करती है। सरकारों के राजनीतिक औचित्य को उन्नत टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी के प्रसार के हित को कायम कर रखने से साथ जुड़ा हुआ है। टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट बात करती है, जबकि एक ही समय में इंडस्ट्रियलाइजेशन, उद्यमशीलता पर नियंत्रण नहीं खोना है। मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन पे तो रहना ही रहना है, उसको कुछ नहीं करना है। और साथ में टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के बारे में बात की है। इसके बारे में जो आजकल के जो इसकी थ्योरी है कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल की जा रही है, वो विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, WTO एंड वर्ल्ड बैंक के बारे में इस पे इसके थॉट्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। नव उदारवाद के सिद्धांत, बाजार कर, मैंने सिद्धांत लिख दें क्योंकि ये 3 पॉइंट याद कर लिए जाएंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। बाजार कर रहे हैं दक्षता और अर्थव्यवस्था के विकास के लिए मौलिक है। अर्थव्यवस्था डेवलपमेंट, प्रतियोगिता, कंपटीशन सिस्टम होना चाहिए, समर्थन मिले, आर्थिक दृष्टि से अलग अलग पहल की स्वतंत्रता, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन खोलने के बारे में उनको पता चलता रहना चाहिए। तो ये हमने पढ़ लिया यथार्थवाद। अब यथार्थवाद कंप्लीट हो गया, नव यथार्थवाद कंप्लीट हो गया, उदारवाद हमारा कंप्लीट हो गया, नव उदारवाद हमारा कंप्लीट हो गया। अब आएगा वैश्विक प्रणाली, वर्ल्ड सिस्टम। तो वर्ल्ड सिस्टम क्या है? विद्वान इस विभाजन को एकता के संदर्भ में समझने का प्रयास करते हैं। वर्ल्ड सिस्टम जैसे यूनिटी, होल वर्ल्ड में एक यूनिटी, ये एक सोशल अप्रोच टाइप से है। सामाजिक सीमा और सामाजिक निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन करने के वैश्विक प्रणाली को विश्लेषण का आधार बनाए। मतलब सामाजिक और सांस्कृतिक निर्णयों के बनाए, सामाजिक सीमाएं और सामाजिक निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन करने के लिए वैश्विक प्रणाली को विश्लेषण का आधार बनाए। मतलब समाज में निर्णय प्रक्रिया, डिसीजन मेकिंग है जो इन अ सोसाइटी, उसके अंदर वैश्विक प्रणाली, मतलब वर्ल्ड ग्लोबल स्टेज पर इसकी बात की जाए। बौद्धिक परियोजना के आधार पर किए गए सूत्रीकरण और वैश्विक प्रणाली सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। माइंड से है, ये नए सारे नए विचारधारा है कहें, यथार्थवाद के बाद ये सब नए आ गए हैं। विकास 50 के दशक में प्रतिपादित निर्भरता सिद्धांत की रेडिकल प्रस्थापना और इतिहास लेखक फॉरेंसी आर्नल्ड स्कूल ऑफ प्रभावित किया, ये उसका नाम है। वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी के मुख्य जनक एम्यूनल हैं। विश्व की पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ये कहता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक सिस्टम में जो इंटरनेशनल इकोनॉमी है पूरे विश्व की, उसमें क्या अतिविरोधक है, आपूर्ति और मांग के बीच का लगातार जारी असंतुलन है, मांग के बीच में, डिमांड एंड सप्लाई के बीच में असंतुलन है इन अ ग्लोबल स्टेज पे। दूसरे पॉइंट में पूंजीपतियों का अधिक मुनाफा कमाने के बारे में बोला गया। तीसरे पॉइंट में अंतर्विद्रोह राज्य की क्षमताओं से ताल्लुक रखता है और आखिर कब तक राज्य की, मतलब ये कहता है कि तीसरे पॉइंट में कहता है रिसोर्सेज कितने हैं राज्य के पास, मतलब सोर्सेज, संसाधन कितने के और कब किस टाइम तक वो अपनी सब बारे में इसका दो करेगा, मतलब क्या कह सकते हैं, इसके बारे में अध्ययन कर सकता है और कितने टाइम तक इसको खींच सकता है। अतः आंतरिक चार विद्रोह, चौथा है अंतर्विद्रोह वैश्विक प्रणाली को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जिसके बारे में, जहां पर इन्हें व्यापार और इसके बारे में बात करी जा सके। तो वैश्विक प्रणाली होगी अंतरराज्यीय। तो अंतरराज्य प्रणाली एज अ एक्सचेंज सोसाइटी विद अ लाइबिलिटी सोसाइटी, पॉलिटिकल सिस्टम, इंफॉर्मेशन रिलेशन एंड सोशल कल्चर, ये भी एक है इंटरनेशनल रिलेशन में सोशल कल्चर के ऊपर डेवलपमेंट बात करता है। इट इज अ स्पेस फॉर द ट्रांसफर वेल्थ, पावर एंड
प्रेस्टीज क्लासेस मीडियम एंड कंसिस्टेंट इंटरनेशनल कल्चर के बारे में, डिफाइन द वर्ल्ड कल्चर, इंटर स्टेट के बारे में, वर्ल्ड कल्चर के बारे में बात करता है। ऑल मॉडर्न सोसाइटी कंटेम्प्रेरी इंटरनेशनल रिलेशन इन क्लोजेस्ट टू द सोशल फील्ड। वर्तमान में देखा जाए तो ये सारी चीजें सोशल फील्ड्स के ऊपर डिपेंडेबल है। वी आर ऑल्सो इंक्लूडिंग आर यूएनओ स्ट्रक्चर, we proceeding many of things and trade commerce in a social sector, social products, फ्री मार्केट प्रोसेस लार्जर डिटरमाइन द फंडामेंटल रेशियो। तो फंडामेंटल रेशियो उनके बारे में बात करता है। फ्री मार्केटिंग के बारे में बात है। राज्य के नाम पर एक नीति तैयार की जाती है और अन्य देशों को प्रस्तुत की जाती है, जिसमें निर्णय लेने के लिए बल लेने के लिए उनकी अक्षमता राज्य के पास ये होना चाहिए। कथित ब्याज और परंपरागत वफादारी के आधार पर उनका दृढ़ विश्वास किए गए अन्य प्रकार के राष्ट्र निर्माण और उसके परिवर्तन के लिए निर्धारित और स्वीकार्य तरीके के काम करने के लिए लाभ और रूसो के मानकों द्वारा राज्य को कम अच्छा होना चाहिए। मतलब वो अपने स्टेट में इंटरस्टेट हो, दूसरे स्टेट से बात करे, मगर वो ज्यादा लिबरल नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ बेहतर राज्य यह हम अब और अधिक राष्ट्रवादी जोड़ सकते हैं, दूसरे विचार प्राप्त हैं और अंतिम मामलों में सरकार के विदेशी नीतियों के गठन के साथ नागरिकों का समझौता पूरा हो गया है। तो ये हमारा बस लास्ट टॉपिक बचा है, निर्भरता का सिद्धांत। तो ये वीडियो 2 पार्ट में नहीं, एक ही पार्ट में होगी। तो ये निर्भरता का सिद्धांत है जिसके ऊपर 2 साल क्वेश्चन आया है। तो निर्भरता का सिद्धांत का मूल्यवाद मार्क्सवाद के से प्रभावित है। ये मार्क्सवाद से प्रभावित है। मार्क्सवाद के साथ साथ हॉब्सन व लेनिन ने साम्राज्यवाद के अवधारणा से ने इसे मजबूत बनाया। जो यूएसएसआर के कुछ लोग थे, लेनिन और हॉब्सन ने इसको मजबूत बनाया। नव मार्क्सवाद के अवधारणा के नाम से भी इसको जाना जा सकता है, कह सकते हैं। वैसे तो यह अवधारणा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में 1950 के दशक में आई, मगर 1970 के दशक में तेजी से फैली। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन हेतु राजनीतिक आर्थिक तत्वों में संबंध पर अधिक बल देती है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से हटकर यह राजनीतिक आर्थिक तत्वों पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से हटते हुए ये सिर्फ राजनीति पे फोकस नहीं करती, ये राजनीति और आर्थिक रूप से संबंधित। निर्भरता के सिद्धांत के प्रमुख विशेषता, राज्य की उत्पत्ति एक प्रमुख कारण पूंजीवाद का विकास, इसी पूंजी के विकास के कारण अंतर्राष्ट्रीय अतः क्रियाओं का आभास माना जाता है। राज्य के बीच संसाधनों को लेकर संघर्ष तथा केंद्रीय वाले राज्यों का परिधि वाले राज्यों के साथ शोषण युक्त संबंधों का मूल्य कारण पूंजीवाद का विकास ही माना जा सकता है। मतलब ये कहा जाता है कि इसमें पूंजीवाद के ऊपर ज्यादा डिपेंड कर गई। पूंजीवाद के बारे में आगे इसके बारे में आगे इसको रीड कर लीजिए। आगे इसमें यही है कि पूंजीवादी एक बड़ा स्टेट है, इसमें 3 टाइप्स ऑफ स्टेट बता रखे हैं, विकासशील, विकसित और गरीब। वही के बारे में केंद्रीय परिधि और समपरिधि के बारे में बोल रखा है। किस प्रकार से एक अधिक शक्तिशाली देश जो विकसित देश है वो अपनी पूंजीवादी व्यवस्था से अधिक बना रहता है, उसके नीचे वो कम आधार वाले विकासशील देश और गरीबी वाले देश उसके प्रकार से बने रहते हैं। किस प्रकार से एक दूसरे पे डिपेंडेबल रहते हैं, इसी प्रकार से उसको निर्भरता का सिद्धांत कहते हैं। तो ये वीडियो यहीं पर खत्म कर देता हूँ, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। पहले हमने यथार्थ मॉर्गनथाउ के बारे में बात करी, नव यथार्थवाद के बारे में बात करी, उदारवाद के बारे में बात करी, नव उदारवाद के बारे में बात करी, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, अंतरराष्ट्रीय राज्य संरचना के बारे में, निर्भरता के बारे में बात करी। इट्स माय नेम एंड एनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट इन दी बिलो बॉक्स। बहुत बड़ी वीडियो थी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आर इजीएस्ट प्रोसेस। इसके ऊपर जो भी कोई अन्य कुछ सलाह देना चाहता है या कुछ कमी रह गई है तो प्लीज बता देना। इसकी पीडीएफ फाइल आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन एंड लिंक में। ग्रुप भी दे रखा है एक, उसके अंदर मैंने इससे रिलेटेड एक बुकलेट निकाली है। उसके अंदर कुछ नहीं 23-24 पेजेस हैं जो इस पेपर से रिलेटेड हैं, उनके आंसर्स हैं, क्योंकि सारी चीज़ें यहाँ पर करा पाना वीडियो में बहुत मुश्किल है।
तो थैंक्स फॉर वॉचिंग. एनी क्वेश्चंस, फीडबैक, प्लीज मी फीडबैक इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है. बाय बाय, टेक केयर एंड स्टडी, डू more and more.